नाजरीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम तीन की जगह एक ही मौजू पर बात करें। और वो एक मौजू इतना बड़ा है कि उसी पर मुकम्मल तौर पर बात की जाए तो मेरा ख्याल है इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है वो सियासी मामला तो चलते ही रहते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा ख़वातीन का मार्च जो कि 1600 से ज़ायद किलोमीटर पैदल चलकर इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा है, उसको इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने की कोशिशें जारी हैं। ये वाक़या जो है वो हमने कल भी आपको बताया था, इसके बारे में थोड़ा बहुत कल बलूचिस्तान पंजाब के अंदर ये मौजूद थे लोग, परसों पहुंच गए थे तौसा में और फिर उसके बाद डेरा गाजी खान से आगे चल पड़े। आज इस्लामाबाद पहुंचना है, इन्होंने बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं और ये मार्च जो है वो 23 नवंबर से जारी है, यानी आज 20 दिसंबर है, पिछले 27 दिन से ये मार्च चल रहा है। ये मार्च शुरू कैसे हुआ था नाज़रीन? ये मार्च शुरू ऐसे हुआ था कि बालाच बलोच नामी एक साहब थे जिनको पुलिस ने उठा लिया और पुलिस ने उठाने के बाद उनको अदालत में पेश किया और अदालत में पेश करने के बाद उनको कहा गया कि ये आपने बच्चा जो है वो 24 साल इनकी उम्र थी और इनको ये कहा गया कि 29 अक्टूबर को इनको उठाने के बाद ये अदालत में जब पेश हुए तो ये कहा गया कि इनको जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर पेश किया जाए दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए और इनको 10 दिन का जुडिशल रिमांड, जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। और ये वाक़या है जी 22 नवंबर का। लेकिन 22 नवंबर और 23 नवंबर की दरमियानी शब को अचानक उनको एक काउंटर टेररिज्म पुलिस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कत्ल कर दिया। ये इंसिडेंट जो है उसने इसके बाइस बहुत सी एरिया में ज़ाहिर अनरेस्ट पैदा हुआ और बालाच बलोच के नाम से जो उनकी लाश है कई दिन मौके पर ही मौजूद रही और उसके बाद उनको दफनाया गया। लेकिन जब उनका एक बहुत बड़ा जनाजा था उसमें हज़ारों की तादाद में, कुछ लोगों के मुताबिक तुर्बत की तारीख में किसी गरीब शख्स का कभी इतना बड़ा जनाजा किसी ने नहीं देखा। इसके बाद जो ये लोग थे जिन्होंने उनको दफनाया और उनकी जो सर्वाइवर्स थे और बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे जो इस बात पर जाहिर है कि रियासत से, हुकूमत से, इंतज़ामिया से नाराज़ थे कि उन्होंने उनका एक भाई जो है, एक शहरी एक नौजवान को कत्ल किया। उन्होंने मार्च किया कोयटा की तरफ और रास्ते में ये जगह जगह रुकते हुए गए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में रुके और उन डिस्ट्रिक्ट्स में रुकने के बाद इन्होंने वहाँ से भी बड़ी तादाद में लोग इनके साथ शामिल हुए या कम से कम सॉलिडारिटी जो है वो दिखाते रहे। इसके बाद ये हज़ारों लोग जो हैं वो गुज़िश्ता शब पिछली परसों जो है वो पंजाब में दाखिल हो गए और फिर ये तौसा में, डेरा गाजी खान में इन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे जो हैं वो मुनक्किद, एक तरह से आप समझ लें कि रैली में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। और डेरा गाजी खान अब देखें पंजाब में है, वहाँ पर हमेशा से ही बलोच शहरी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आबाद है और बलोच नेशनलिस्ट जो हैं वो उसको अपना हिस्सा भी करार देते आए हैं। लेकिन डेरा गाजी खान जो है वो पंजाब का हिस्सा है और डेरा गाजी खान के बलोच जो हैं वो कभी भी बलोच मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ में या बलोचिस्तान के जो दीगर मसाइल हैं इसके हवाले से कभी भी वो अनअफेक्टेड रहे हैं। उन्होंने कोई इस बारे में कभी मामला जो है वो पंजाब के साथ नहीं उठाए, पंजाब में नहीं उठाए। मगर इस दफ़ा जो है वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और इन लोगों को वहाँ पर भी सपोर्ट मिली। इसके बाद इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और ये इस्लामाबाद की तरफ अब जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इस रैली की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये ख़वातीन की जानिब से लीड की जा रही है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, इसके फ्रंट पर ख़वातीन हैं, कुछ मर्द हजरात यकीनन इनके साथ हैं, मगर जो ये प्रोटेस्ट है ये बुनियादी तौर पर ख़वातीन का एक मार्च है। और इस मार्च के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर एक, आपने ये तो देख ही लिया होगा कि आपने किसी टीवी चैनल के ऊपर इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं देखी होगी। यहाँ पर तो कोई मजहबी जमात होती है तो उसके ऊपर बैन भी लगा दिया जाए कि इसकी कवरेज नहीं होगी ऑफिशियली पैमरा की जानिब से, तो भी कुछ चैनल्स हैं जो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे मौके भी हमने देखे हैं कि कोई साहब जो हैं वो लीड कर रहे थे, एक धरना दिए बैठे थे इस्लामाबाद में, तो उनके सामने कोई भी नहीं बैठा होता था, खाली कुर्सियां रखी हुई होती थी और वो नज़र आ रही होती थी कि खाली कुर्सियां हैं, मगर उनकी तकरीर मुकम्मल दिखाई जाती थी।
यहाँ सिचुएशन ये है कि कोई ऑफिशियल बैन नहीं है, मगर किसी मीडिया चैनल को तौफीक नहीं हुई, कम से कम मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अगर ऑफिशियली कोई बैन होता तो हम ज़रूर ये कहते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन यहाँ तो तौफीक ही नहीं हुई कि इसके बारे में मौजू पर गुफ्तगू करते या बात करते, इसको मामले को उठाते। इक्का दुक्का अगर कोई वाक़यात हैं तो अच्छी बात है, हम उसको सपोर्ट करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बैन होगा, यकीनन कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन अगर किसी ने इस मामले को उठाया है तो अच्छी बात है, ज़्यादा लोगों को उठाना चाहिए, मगर इसके ऊपर ऑलमोस्ट कंप्लीट बैन नज़र आया सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद इस बारे में बात कर रही है। ट्विटर के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं भी इस वक्त बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो यूट्यूब के ज़रिए मुखातिब हूँ। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए इस चीज़ से कम जानते हैं, नौजवान जानते हैं पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं उनको ये बात पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर इस तरह का एक वाक़या जारी है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को बेशक अपनी खारबाजी में ही इसको एम्पलीफाई करेंगे, लेकिन ज़रूर एम्पलीफाई करेंगे, क्योंकि ये वाकई एक बड़ा मसला है। ये किसी लीडर का मसला नहीं है, ये आम आदमी का मसला है, इसलिए इसको ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है। बहरहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 5,000 के करीब जो हैं वो लोग इस वक्त बलोच राइट्स के जो ग्रुप्स हैं वो क्लेम करते हैं कि 5,000 के करीब लोग जो हैं वो गायब हैं, और हुकूमत का कहना है कि जी नहीं है, ये 2000 से मामला चल रहा है, तकरीबन सन 2000 से, और ये 2023 आ गया। पिछले 20-25 साल में, 23 साल में ऐसे बेहिसाब वाक़यात हैं कि लोग जो हैं वो उठाए गए हैं। बार बार इसको कभी मामा कदीर के बारे में हम सुनते थे, कभी हमने आमना मसूद जंजुआ के बारे में सुना, फिर हमने ख़वातीन के बारे में सुना, हमने मरीम नवाज़ को वहाँ पर जाते हुए देखा, उन बच्चों को, उन लोगों को इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करते हुए देखा, मगर ये वाक़या है कि किसी सूरत थमने में नहीं आ रहा। और फिर इसमें सिर्फ ये सिर्फ बलोच मिसिंग पर्सनस की बात नहीं है, बेहिसाब लाशें भी मिल चुकी हैं। फिर ऐसे हयात बलोच जैसे वाक़यात आए रोज़, मैं इसी सेगमेंट में नया दौर टीवी के ऊपर भी या नया दौर न्यूज़ के ऊपर भी बार बार इन चीज़ों का जिक्र मैं भी करता रहूँ, और भी लोग आप देखते रहते होंगे कि ये रिकरिंग थीम है। एक बार बार लोगों को उठाया जाता है, मस्कशुदा लाशें मिलती हैं। 2007 में हमने देखा ये वाक़या जब बहुत ज़्यादा एक दफ़ा एम्पलीफाई हुआ। उससे पहले 2005-2006 नवाब अकबर बुगटी साहब की शहादत के बाद से तो मुसलसल ये मामला चलता ही आ रहा है, और अब जो है वो इंटेंसिफाई हो रहा है। अब इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आपको याद है 2018 में जो अख्तर मेंगल हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 5,000 अफराद की एक लिस्ट फराहम की थी। 1,000 से ज़्यादा अफराद जो है वो इस वक्त तक कत्ल हो चुके हैं, मस्कशुदा लाशें जिनकी बाद में बरामद हुई है, मगर 5,000 इस वक्त भी गायब है। तो 5,000 जो अफराद हैं उनकी लिस्ट एक फराहम की अख्तर मेंगल साहब ने इमरान खान को, और इमरान खान साहब ने वादा भी किया था कि वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये सिविलियन गवर्नमेंट बस की बात ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। यहाँ अदालतें बेबस हैं, यहाँ पर फौजी बेबस हैं, फौजी बेबस नहीं है, सिविलियन हुकूमतें बेबस हैं, अदालतें बेबस हैं, सहाफ़ी बेबस हैं, मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, ये सब के सब बेबस हैं, वो इन लोगों के ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते। तो ये मामला इमरान खान साहब की हुकूमत के बस की भी बात नहीं थी। अभी जो मसला नज़र आ रहा है वो ये है कि जब से ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने होश संभाला है या उठाया है अपने हाथ में ये दुर्रा, तो उस वक्त से जो है वो इसकी तादाद में ये रिपोर्ट्स हैं कि तेज़ी हो गई है। बलोच राइट्स एक्टिविस्ट जो है वो कहते हैं कि तेज़ी आ गई है, मज़ीद तेज़ी से लोगों को गायब किया जा रहा है और उठाया जा रहा है और कत्ल किया जा रहा है। जबकि अनवारुल हक काकड़ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि रियासत की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने जियो पर एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि द स्टेट हैज़ नो हैंड इन दीज डिसअपीयरेंसेस। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या होता है, मतलब लोग खुद ब खुद गायब हो जाते हैं? कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग खुद ब खुद गायब हो जाएं? मैं ये अब रियासत इतना झूठ बोलती है कि अब आप इनकी बात पर एतमाद करना तो दूर की बात, कान धरने को तैयार नहीं है कोई। कितने लोगों को मारने के बाद ये मानेंगे कि हम मार रहे हैं? कितने लोगों को गायब करने के बाद ये तस्लीम करेंगे कि ये तस्लीम कर रहे हैं? तो लिहाजा ये तो छोड़ ही दे बात को कि काकड़ साहब क्या कह रहे हैं। काकड़ साहब का वर्जन ज़रूर आना चाहिए था, वो आ गया कि कोई रियासत का कोई ऐसा प्यादा इन दिस एंटायर सिस्टम, उनके पास इससे ज़्यादा अथॉरिटी है भी नहीं, वो यही कह सकते थे, उन्होंने कह दिया। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में इधर जा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि प्रिजन वैन्स खोल दी गई हैं और इन लोगों को जो है वो अब हाई हैंडेडनेस दिखाई जाएगी। मगर मैंने एक ट्वीट पढ़ा
ایک خاتون کا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ تشدد کا رستہ اپنانے کا سوچ رہے ہیں، اور اگر اس دفعہ انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کا رستہ اپنایا تو دوبارہ اسلام آباد کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، مارچ کرنا تو دور کی بات، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیں گے، پھر اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ تو یہ لا قانونیت کو مزید ہوا دینے کے لیے، لا قانونیت کو بڑھانے کے لیے ریاست اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جب خود سے اپنے اعمال کے ذریعے خود سے بڑھا رہے ہوں، تو اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا حل کیا ہے۔ پھر اس کا حل شاید انسرجنسی ہے، انسرجنسی کو مزید ہوا دینا ہے۔ اگر یہ ہے سوچ تو پھر یہ ختم نہیں ہوگا، اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہم اس وقت ابھی بھی، یہ میں پڑھ رہا تھا رپورٹ ایک، اس میں کہا جا رہا تھا کہ جو ریاست کے ادارے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ جی ان کو ابھی تو ہم جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اگلی دفعہ سوشل میڈیا کا بلیک آؤٹ کر دیا جائے، ان لوگوں کو جو ہے وہ آگے بڑھنے نہ دیا جائے، بلوچستان کے اندر ہی روکا جائے، جو بھی کیا جائے اس کو بڑھنے ہی نہ دیا جائے، اتنا پھیلنے ہی نہ دیا جائے کہ یہ اسلام آباد تک پہنچے۔ تو اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بالکل اسرائیل والی صورتحال ہے کہ اسرائیل چاہے جتنا مرضی مار لے آج، ان دی اینڈ اسرائیل کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ عربی جو ارد گرد اس کے عرب رہتے ہیں وہ کسی صورت بھی ان کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہونے والا۔ سو دے آر ان اے لوزنگ بیٹل، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ختم ہونی ہے، اور ان کی شکست میں ختم ہونی ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ان کی شکست میں یہ ریاست کو ہی پیچھے ہٹنا ہوگا، ریاست کو ہی ان لوگوں کی بات سننی ہوگی، ریاست کو ہی ان کے حقوق دینے ہوں گے۔ اور یہ جو خواتین کے حوالے سے بات ہے، اس کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دس از ہیپننگ۔ ہم نے یہ گوادر کے اندر بھی دیکھا، بلوچستان کے اندر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے جس طرح سے لیڈ کیا ہے اس ساری ریزسٹنس کو اگینسٹ دی اسٹیٹ، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ مریم نواز نے جس طرح سے لیڈ کیا، جس طرح سے بے نظیر بھٹو نے لیڈ کیا، یا محترمہ فاطمہ جناح نے لیڈ کیا، یہ پاکستان کی ہسٹری کے سب جو ہیں وہ بڑے درخشاں باب ہیں، وہ چاہے بیگم نسیم ولی کے ہوں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو کے رقم کردہ ہوں، نصرت بھٹو کے ہوں، کلثوم نواز کے ہوں، یا آج صنم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہوں، یہ سب کے سب جو باب ہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے انفولڈ ہو رہے ہیں، اور یہ اس ریجن کے اندر کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے۔ ایران کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے آواز اٹھائی، اور افغانستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کو اگر کسی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا ہے تو وہ خواتین کی جانب سے ہے اس وقت افغانستان کے اندر۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ آپ شکست دے ہی نہیں سکتے اس گروپ کو، یہ ایسا گروپ ہے کیونکہ یہ نان وائلنٹ ہے، یہ تشدد نہیں کرے گا، یہ آپ کے گاڑیاں نہیں جلائے گا، یہ آپ کے پریزن وینز کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے نہیں برسائے گا، یہ آپ کے پولیس والوں کو گھسیٹ کے نہیں لے جائے گا۔ مگر شاید ہماری ریاست اگر یہ سب کچھ وہ کر رہے ہوتے تو ہماری ریاست جو ہے وہ شاید زیادہ ریسپٹیو ہوتی، زیادہ کان دھرتی ان کی بات پر، جس طرح وہ ایک دہشت گرد جماعت جس کو سیاست کرنے کی بھی اجازت ہے پنجاب میں، کم از کم تیسری موسٹ پاپولر جماعت بھی ہے، اس کو جس طرح سے اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ پکڑ کے مارتے ہیں، وہ زیادہ ڈنڈے مارتے ہیں پولیس والے، اگر کم مارتے ہیں 2 مارتے ہیں وہ 10 مارتے ہیں آگے سے، وہ پولیس والے 3-4 ہر پروٹیسٹ کی دفعہ، ہر مارچ کی دفعہ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ویسے نہیں ہے، تو ان کی طرف جو مورل رائٹ ہے وہ بہت بہت بڑا ہے، وہ ریاست کے تمام ٹینکوں، تمام جہازوں، تمام بندوقوں، تمام مکوں اور ڈنڈوں اور ضرب اختروں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، وہ سچ کی طاقت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور یہی صحیح رستہ ہے، سچ کے آگے گھٹنے ٹیکنا، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، یہی ہماری ریاست کا موٹو ہونا چاہیے۔ علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، آداب۔